आपका कोई रिलेटिव आपके घर आया और उसने आपसे ऐसा पूछा हो कि बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। कभी ऐसा हुआ है? जबकि ये जानते हुए कि आप 9th क्लास के बच्चे हैं? कभी नहीं। फिर आपसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। और खास तौर से ये प्रश्न तब पूछे जाते हैं जब गर्मी की छुट्टियां लग जाती हैं, यानी ठीक ठीक आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं और रिजल्ट आ चुका होता है या आने वाला होता है। तो ये प्रश्न का एक बहुत ही सुंदर सा जवाब जो सालों के अनुभव से हमने तैयार किया है, हम अपने रिलेटिव को दे देते हैं। वो क्या है? अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। और फिर हम वहां से खिसकने की सोचते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो किसी टाइम बॉम्ब की तरह हम पे गिरने वाला होता है। ये हमें पहले से ही बात खबर होती है। वो प्रश्न होगा कि बताओ रिजल्ट क्या रहा तुम्हारा। और अब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसा बहुतों के साथ होता है। हो सकता है आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बना हो, लेकिन अच्छे स्टूडेंट के साथ भी एक प्रॉब्लम होती है ना कि 95 बना है तो मन में थोड़ा सा हिचक है। हम कहते हैं कि अरे यार 95 ही बना, 98 या 99 बन जाता तो क्या बात थी। भाई अच्छे की तलाश और उम्मीद किसे नहीं होती, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि ये बात मैंने आपसे क्यों कही। ये बात मैंने आपसे इसलिए कही क्योंकि जैसे आपके पिताजी की जो इज्जत है वो इस बात से आंकी जाती है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनका काम कैसा चल रहा है। उन अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, अगर जॉब करते हैं तो जॉब कैसी चल रही है। वैसे ही एक विद्यार्थी की यानी स्टूडेंट की यानी आपकी इज्जत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। ठीक है ना? तो अब ये बात मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बहुत ही फेमस व्यक्ति ने एक बहुत ही उम्दा विचार लिखा है, यानी एक बहुत ही अच्छा विचार लिखा है। विचार बहुत सारे हैं, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं विचार क्या है कि संतान परीक्षा होती है एक मनुष्य की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपसे जब ये कहा जाता है ना कि थोड़ा सा अच्छे से बिहेव कीजिए, सोसाइटी में रहने के लिए अच्छे अच्छे रूल्स सीखिए, डिसिप्लिन में रहिए, किसी के साथ में आपको बदतमीज़ी नहीं करनी है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप तो अभी भोली भाली एज में है ना? आपको तो अभी बहुत ज़्यादा समझदारी का अनुभव नहीं है ना? तो ऐसे में अगर कोई आप छोटी मोटी गलती भी कर देते हैं तो वो गलती का जो दोष है वो आप पे नहीं आता, आपके पेरेंट्स पे आता है जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। अब इतना प्यारा जो थॉट है, जो विचार है, वो हमें देने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपकी क्लास में जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा विषय है जिसे हम कहते हैं हिंदी, जो दरअसल भाषा है ना? तो उसको हम आज से शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जो है दो बैलों की कथा। अक्सर हम कहते हैं ना कि हम दो दोस्त हैं, ठीक है? तो ठीक है, दो बैलों की कथा को शुरू करने वाले हैं और ये जो लिखी है, ये जो कथा, ये जो स्टोरी है, ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसे फिल्म रिलीज होने के पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, तो थोड़ा सा हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि भाई इनका जन्म कब हुआ था, है ना? तो इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे लिखा है 1880 में। अब जब मैंने आपको बताया कि इनका जन्म 1880 में हुआ था, कब का जवाब मिल गया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछेंगे एक शब्द का, कहाँ हुआ था बताओ? तो भाई इनका जन्म हुआ था बनारस में। अब फिर आप पूछेंगे ना बनारस में कहाँ हुआ था, तो बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। यानी अब कोई भी आपसे अगर पूछे कि बताओ मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब कहाँ हुआ था, तो आप फट से बता देंगे कि उनका जन्म 1880 में यानी 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। और इनका जो मूल नाम था ना, जैसे मुंशी प्रेमचंद है ना, ये इनका इस नाम से प्रसिद्ध है। जो इनका मूल नाम है वो है धनपत राय, ठीक है? और बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अब ये बीए क्या है बहुत शॉर्ट में समझिएगा, जब आप 10th पास कर जाएंगे तो 11th में जाएंगे, जब आप 12th पास कर जाएंगे तो आपको जाना होता है कॉलेज में, यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी होती है, ठीक है? तो वहाँ पे ना हम अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, कोई सोशल स्टडी में आगे बढ़ जाता है, कोई साइंस में, कोई मैथमेटिक्स में। तो बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि जो सोशल स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो फिर उसे हम उस डिग्री कोर्स को हम नाम देते हैं बीए, ठीक है? तो इन्होंने भी बीए तक की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो प्राप्त करी और बाद की जो शिक्षा है वो प्राप्त करने के बाद में ये विभाग में इन्होंने एक नौकरी कर ली। कौन से विभाग में, कौन से डिपार्टमेंट में? शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। सोच के देखिए कि आपको बुरा कौन लगता है,
कौन आपको अपना दुश्मन लगता है? वो लगता है ना जो आपकी स्वतंत्रता को, आपकी आज़ादी को, आपके राइट्स को आपसे छीनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कि खुश रहना हमारा सबसे पहला अधिकार है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो शायद नहीं मेंशन है, लेकिन फिर भी, और कोई आपको दुखी कर रहा हो तो आपको बुरा लगता है। ठीक वैसे ही मान के चलिए कि कोई बहुत अच्छी ड्राइंग आपने एक पेपर पे बनाई है और आपके साइड में बैठने वाला आपका क्लासमेट आपसे थोड़ा फिजिकली फिट है और उसने वो ड्राइंग खराब कर दी। अब आप तो उससे लड़ भी नहीं सकते, तो आपको बुरा लगेगा ना, आपकी ड्राइंग खराब कर दी। तो सोचिए, हम एक ऐसे टाइम में हैं जब हमारी कंट्री जो है, हमारा देश जो है, वो आज़ाद नहीं है। हमसे गुलामों की तरह काम करवाया जा रहा था। गुलामों की तरह क्या, गुलाम बनाकर ही हमें काम करवाया जा रहा था। तो ऐसे समय में अगर कोई लड़ाई लड़ी जाए खुद को आज़ाद करने के लिए, खुद को स्वतंत्र करने के लिए, तो क्या उस लड़ाई में जो देशभक्त लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और किया भी है, तभी तो हम आज आज़ाद हैं, है ना? तो उस समय एक आंदोलन था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, महात्मा गांधी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। उस पर किसी और कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंशी प्रेमचंद ने अपनी जो नौकरी थी शिक्षा विभाग में, उससे इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। लेखन कार्य से क्या लाभ होगा? देखिए, जो आप पढ़ते हैं ना, उसका आपके दिमाग पे एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, असर होता है। क्या होता है, जब आप मोबाइल में रील्स देखते हैं ना, या कोई वीडियो देख रहे होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो वीडियो में आपको बहुत अटेंटिव होकर बैठना है। जैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आगे बढ़ गया, 2-3 सेकंड आगे बढ़ गया, 1 मिनट आगे बढ़ गया, तो फिर आपको अटेंटिव होना है। आप बीच में थोड़ा सा पॉज लेके सोच नहीं सकते, है ना, जब तक कि आप खुद अपने हाथ से वीडियो पॉज नहीं कर देंगे, है ना। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, किसी किताब को पढ़ते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, तो क्या होता है, आप सेम टाइम पे पैरेलली इमेजिन भी करने लगते हैं चीज़ों को, फिर कहीं और पहुंच जाते हैं, और फिर आपको लगता है अरे हाँ, मैं तो कहीं आगे पहुंच गया, वापस से अपनी लाइन पे आता हूँ, राइट। तो जब मुंशी प्रेमचंद जो लिखते थे ना, उनके लिखने में ना एक असर था, एक इम्पैक्ट था। वो आपको अभी भी दिखेगा जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर कहानी है ये, यकीन मानिए। और अभी जो मैंने आपको थॉट के बारे में बताया था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में वीडियो के, तो वो थॉट भी आपको समझ में आया, बहुत ही अच्छा था, है ना। तो जो लोग थिंकर होते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है। तो ये उस समय देशभक्ति पर जो भी लिखते थे ना, उसका असर एक बहुत बड़ी आवाम, बहुत बड़ी जनसंख्या, पॉपुलेशन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता था। तो इन्होंने क्या किया, भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दिया असहयोग आंदोलन में, और कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, लेखन कार्य में। और फिर एक सन, यानी एक ईयर आता है जो है 1936। तब क्या हुआ, उसमें ये जो मुंशी प्रेमचंद है, ये स्वर्ग लोक को गमन कर गए, है ना। और 8 अक्टूबर वो तारीख है जब ये नहीं रहे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे है पाठ का सार, यानी अबाउट स्टोरी, ठीक है। अब ये 2 बैलों की कथा है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टोरी बनाइए, तो अभी जो आप स्टोरी बनाएंगे वो आपके नॉलेज बेस्ड होगी, यानी जितना आपको ज्ञान है उसी पे आधारित है ना। आप मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं, बाइक्स देखते हैं, स्कूटी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, अपने आसपास जो भी देखते हैं वैसे ही स्टोरी लिखेंगे। तो उस टाइम पे जब ये लिखा करते थे, तो उस समय 5G ये सब तो नहीं था, है ना, आईफोन वगैरह नहीं थे। तो उस समय जो लोगों की, सोचिए, कंट्री आज़ाद हुई है, देश आज़ाद हुआ है, और अब सबसे बड़ी समस्या क्या है देश में, पैसे कमाने की, है ना। सोच के देखिए, एकदम से हमें कई सालों तक के जकड़ के रखा गया, और फिर एकदम से हम मैराथन तो नहीं भाग सकते, है ना। तो पहले हमें खुद को खड़ा करना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। तो उस टाइम पे अगर कोई लिखेगा तो क्या लिखेगा, खेती के बारे में लिखेगा, किसान के बारे में लिखेगा, है ना। ये सब चीज़ें आपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि लेखक के अनुसार, यानी प्रेमचंद के अनुसार, जो गधा होता है ना, गधे से कंपेयर करके बता रहे हैं बैल को, ठीक है। गधे और बैल में 19-20 का फर्क है, ये हमें बता रहे हैं, और वो 19-20 का फर्क क्या है ये भी हमें पता चलेगा। तो प्रेमचंद जी के अनुसार गधा जो है वो एक सीधा और निरापद जानवर है ना। कैसा, जैसे अगर काम पूछा जाए क्या है, तो अपने मालिक की बात मानना चुपचाप, बिना कोई प्रश्न पूछे। और नाम क्या है, गधा। तो वो एक सीधा और भोला भाला सा जानवर है, बहुत ही सुरक्षित जानवर है, किसी पे आक्रामक नहीं होता गधा, है ना। आप देखेंगे निरापद जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत ही सुरक्षित है ना, एकदम से आक्रामक नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है, वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता, एक जैसा रहता है।
और उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, है ना। लेकिन ऋषि मुनियों के गुण होने, अब आप सोचिए ना, ऋषि मुनि का गुण क्या होता है ना, किसी से उलझना नहीं, शांत प्रवृत्ति का होना, जो बोला मान जाए, इस तरह का होना, है ना, जो हमारी बात मान जाए आसानी से। फिर भी आदमी क्या कहते हैं, उसे बेवकूफ़ कहते हैं, है ना। आज के समय में खास तौर से जो अपने बारे में नहीं सोच पाता, जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ नहीं पाता, अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, बस चुपचाप जी हजूरी करता रहता, बोला वाला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं ना। अरे यार ये तो बहुत ही बेवकूफ़ है ना, इस तरह से। तो वैसे ही गधे के साथ भी कहानी है। बैल जो है गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। अब गधे के साथ ये बात नहीं है कि वो अपना असंतोष प्रकट करेगा, लेकिन बैल के साथ है, बैल जब तक ठीक है तब तक ठीक है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा प्रकट करने में भी पीछे नहीं हटता। ये बात यहाँ पे हमें प्रेमचंद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए स्टोरी वाला पार्ट एग्जैक्टली जहां से शुरू हो रही है, यहाँ पे लिखा है कि जो झूरी काची है उनके पास में क्या है, दो बैल हैं, हीरा और मोती नाम के। दो स्वस्थ हैं, दोनों बैल स्वस्थ हैं और कैसे हैं, सुंदर बैल हैं। अब सोचिए ना, जब आप बैल देखते हैं, अगर बैल हट्टा कट्टा ना हो, स्वस्थ हो, एकदम ऐसा कमजोर सा बैल हो, तो फिर देखने में मजा नहीं आता। तो झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इन बैलों के नाम की तरफ। बैलों का नाम क्या रखा है इस किसान ने, झूरा काची ने, हीरा और मोती, है ना। तो झूरी काची ने नाम जो रखा हीरा मोती, हीरा क्या होता है, मोती क्या होता है, बहुत ही अमूल्य होता है ना, अनमोल होता है ना, बहुत ही मूल्यवान होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि वो इन दोनों बैलों से कितना प्रेम करता है ना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। देखिए वही बात आ गई। और हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। जब आपके आसपास 2-3-4 लोग हो ना, आपके दोस्त हो, और आप उन सब से बहुत प्रेम करते, प्रेममय वातावरण हो, तो सबके बीच में प्रेम होता है ना। सब बहुत हैप्पीली जो है, जैसे फिल्म की एंडिंग होती है ना, द एंड बहुत हैप्पी एंडिंग हुई, तो वैसे सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं आपस में। ठीक है, तो ये अपने दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था, है ना, प्रेम भरा व्यवहार करता था, और दोनों बैलों के बीच में भी एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, यानी हीरा और मोती के बीच में। आगे लिखा हुआ है कि एक बार क्या हुआ कि झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। अब देखिए बैल यानी जानवर। अब जानवर को तो आधे से ज़्यादा लोग जानवर ही मानते हैं ना, जब तक कि वो उन्हें खुद नहीं पालते अपने शौक से। आपने देखा होगा ना, हमारे घर में अगर हमने कोई डॉगी पाला हुआ है ना, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, कोई अगर उसको डॉगी भी बोल दे तो हमें अच्छा नहीं लगता। जो भी हम उसका नाम रखते हैं, हमें वो नाम से उसे बुलाना बहुत पसंद है ना। और ऐसे में कोई आता है जो उससे डर जाता है कि अरे ये काटेगा तो नहीं, काटेगी तो नहीं, है ना, तो फिर वो कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो फिर हमें बुरा लग जाता है, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर को किसी ने कुछ बोल दिया, है ना। तो जो वैल्यू हम उसकी करते हैं अपने पेट की, वो दूसरा तो नहीं करता। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जितना ध्यान, जितना प्यार जो झूरी काची वो अपने बैलों के साथ करता था, यानी हीरा और मोती के साथ, अब उसको क्या किया उन्होंने, उन दोनों को, हीरा मोती को, अपने ससुराल भेज दिया, है ना। ससुराल समझते हैं आप, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, काम करने के लिए भेज दिया, लेकिन वहां क्या हुआ, उनसे खूब काम करवाया जाता था कि बैल है, काम करने के लिए है तो काम करवाओ। चलो ये भी ठीक है, लेकिन फिर उनको खाने में भी बहुत ही रूखा सूखा दिया जाता था। अब क्या होगा, एकदम से माहौल बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना। तो फिर क्या होगा, दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास भाग आते हैं, परेशान हो जाते हैं लाइफ से। अरे यार ये क्या जिंदगी है यार, वहाँ हमारे घर में हमारे मालिक हमसे इतना प्यार करते हैं, हमें खाने के लिए इतना अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, और ये क्या है यार, यहाँ पे रूखा सूखा भी तो, और दिन भर काम किए जा रहे हैं, ये सही जिंदगी नहीं है। और फिर खूब रोका होगा एक दूसरे को एक दूसरे ने, लेकिन फाइनली फिर डिसाइड किया कि नहीं यार भाग जाते हैं। तो एक दिन रस्सी छुड़ाई, तोड़ी, सक्षम हुए और भाग गए। फिर भाग के कहाँ चले गए, वापस अपने मालिक के पास ही आएंगे। तो झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया कि अरे ये दोनों आ गए मेरे पास लौट करके, है ना। क्या होता है ना, जब आप कभी मान के चलिए कि आप अपनी कोचिंग गए और कोचिंग से आप आ रहे हैं, खेलने गए आप आ रहे हैं, आप लेट हो गए। अब घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं कि अरे अभी तक क्यों नहीं आए, इतनी देर हो गई। अक्सर होता है ना, कई बार हो जाता है। तो लेकिन जैसे ही आते हैं ना, तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको ऐसे देखते हैं कि अरे कहाँ थे इतनी देर, कैसे लेट हो गए, क्योंकि उनको आपकी चिंता है ना। लेकिन माँ आपकी आपसे बहुत प्यार करती है, जैसे ही आते हैं खुश हो जाती है, एकदम से आपको गले से लगा लेगी, या फिर प्यार से आ गए तुम, और फिर बाद में इतनी देरी कैसे हो गई थी, इतने लेट कैसे हो गए, है ना। होता है ना ऐसा कई बार। तो बस एग्जैक्टली मालिक ने भी जब इन दोनों को देखा तो बहुत ही खुश हो गया। कैसे आ गए वो बात की बात है,
सोचा होगा। तो दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास आ गए और झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो झूरी की स्त्री थी वो स्त्री के ही घर तो उन दोनों को भेजा था और वो वहाँ से भाग आए, तो भाई उसे तो पसंद नहीं आएगा, है ना, शुरुआत में। फिर क्या होगा, उसने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और खाली सूखा भूसा खिलाया गया उसके द्वारा, स्त्री के द्वारा वहाँ पे उसे, उन दोनों हीरा मोती बैल को। और दूसरे दिन क्या हुआ, झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया, यानी झूरी की वाइफ का जो ब्रदर था, जो भाई था, वो वापस क्या हुआ, उन दोनों बैलों को लेने आ गया, क्योंकि पता चल गया, बात खबर हो गई होगी कि भाई वो तो वहाँ चले गए, काम करवाना है, खेत में बाकी है, तो उन दोनों को लेने चलते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके बाद में फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को उनको अभी भी क्या मिलता था, सूखा भूसा ही मिलता था, है ना। क्या है, जानवर एक बार बड़ी आसानी से अपनी गलती सुधार लेता है, उसे सिखाया जाए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे उठो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, लेकिन इंसान इतनी आसानी से नहीं मानता। जानवर नहीं, मुझे तो लगता है इंसान ढीठ होते हैं। आपको नहीं लगता? इतनी आसानी से कहाँ हम अपनी गलती मानते। तो अब यहाँ पे ना सिनारियो जिस टाइप का है कि जो झूरी का साला था, यानी उसकी वाइफ का भाई, उसको समझ जाना चाहिए था कि ये बैलों को व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है, तो अब उनके साथ वापस ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, नहीं सुधरा, इंसान जो ठहरा। तो फिर उसने क्या किया, वही रिपीट करना शुरू किया, है ना, सूखा भूसा खिलाना चालू रखा। फिर क्या हुआ, कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी जो है, जो वो खींचते होंगे खेत में काम करते हुए, खाई में गिराना चाहिए, लेकिन क्या दो दोस्त है ना, तो एक कुछ गड़बड़ करना चाहे तो दूसरा उसे समझदार क्या करता है, एक का गुस्सा तेज है तो नहीं यार, अच्छा तो ये भी है, लेकिन इसका गुस्सा तेज है, थोड़ा समझाता है कि अरे भाई रुक जा, ऐसा मत कर यार, बाद में देख लेंगे, अब सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वही हुआ, और मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए तो हीरा ने उसे समझाया, और मोती बड़ा गुस्सैल था, लेकिन हीरा धीरज से काम लेता था। ठीक है, धीरज मतलब पेशेंस से काम लेता था। फिर क्या हुआ, हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए ना, तो फिर मोती को गुस्सा आ गया कि ये तो मुझे समझा रहा था और अब इसी को मारा जा रहा है, तो उसको फिर दोस्त को गुस्सा आ गया, है ना। और फिर क्या हुआ, मोती गुस्सा आया और उसने हल लेकर के वो भागा, जो उसने उसके ऊपर बंधा हुआ होगा, है ना। लेकिन गले में क्या हुआ, बड़ी बड़ी रस्सियां थी, अब वो हल लेके कितनी दूर बेचारा भाग पाता है ना, बोझा होता है उसका, तो वो पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाने लगा, और इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। देखिए, एकदम से माहौल बदल गया, है ना। कहानी का मजा तब आता है जब आप कहानी को इमेजिन करें, बराबर इमेजिन करें, जो जो बोला जा रहा है, जो जो बताया जा रहा है, जब तक आप उसे इमेजिन नहीं करेंगे आपको कहानी में इंटरेस्ट नहीं आ सकता दोस्त। तो इमेजिन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, वहां एक छोटी सी बालिका रहती थी, बच्ची रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। होता है ना, बच्चों में ज़रूर होता है, आपके पास, आपके साथ भी ज़रूर होता होगा। मान लीजिए आपको कोई दुख है ना, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, और सामने वाले को भी अगर आप उसी दुख में देखते हैं ना, तो एक संबंध बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। आप एक दूसरे को तो नहीं जानते, लेकिन आप एक दूसरे के दुख से तो परिचित हैं, आप एक दूसरे की उस तकलीफ से तो परिचित है, तो बस वही चीज़ है जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर लेती। तो यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे यही हुआ कि वो बच्ची थी, उसकी जो माँ थी वो नहीं रही, और सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। तो उसको बैलों का दुख समझ में आया कि यार ये भी अपने मालिक से छूट के आ गए, और ये जो नए मालिक है इनके साथ में वैसी ज्यादती कर रहे हैं जैसे मेरी सौतेली माँ मेरे साथ में करी। तो एक आत्मीयता बन गई। फिर क्या हुआ, फिर लिखा है, वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी, कि वो जो सूखा भोजन करते थे, है ना, तो उसकी जगह 2 रोटी भी उनको मिल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियाँ खोल दी, और जैसे ही रस्सी खोली तो क्या होगा, भाग खड़े होंगे। बस वही हुआ, दोनों की रस्सियाँ खोल दी, दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, पर पकड़ ना सके। अब वो दोनों भाग रहे, इमेजिन करो, लोग एकदम से दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, अरे कहाँ भाग रहे, पकड़ो, लेकिन पकड़ नहीं पाए। फिर क्या हुआ, भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए, और झूरी के घर जाने का रास्ता वो भागते भागते भूल गए। फिर क्या हुआ, फिर भी बहुत खुश थे कि अब नरक से तो आज़ाद हुए, आज नहीं तो कल अपने मालिक से मिल लेंगे, शायद ऐसा सोचते थे दोनों ने खेतों में मटर खाई, आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। होता है ना, हीरो कुछ देर के लिए इंटरवल सीन में अपने एरिया से बाहर निकला और वहां पे उसको नया विलन सामने दिखा। अभी मेन विलन तो है ही। फिर क्या हुआ, फिर आगे लिखा हुआ है, दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय जिस खेत में चर रहे थे उसका मालिक आ गया। ठीक है, अब क्या होगा,
यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है कि अभी तक तो झूरी कांची और उनके साले वाला पार्ट चल रहा था, लेकिन अब तीसरा पार्ट ऐड हो गया। अब ये जहाँ गए थे और जहाँ पे ये खेत में खा रहे थे, वो खेत का मालिक वहाँ पे एंट्री हो गई उसकी। फिर क्या होगा, मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा और दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस मतलब होता है कि वो जानवरों को बंद रखने के लिए जो पिंजरा जैसा होता है ना, पशु घर जिसे कहते हैं, उस तरह का। ठीक है, दोनों को बंद कर दिया और वहाँ और भी जानवर बंद थे जैसा मैंने बताया, और सबकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर क्या होगा, सोच के इमेजिन करो, जब हीरा मोती को रात को भी भोजन नहीं मिला तो दिल में उनके विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी कि अरे खाना भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तो बड़ी दिक्कत में आ गए हम। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। अब ये तो सक्षम थे ना, ये तो कर सकते थे ना, क्योंकि हट्टे कट्टे बैल थे इनकी, तो वो सांड से भी लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई होती है और आप जीत जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, खास तौर से तब जब लड़ाई जो है ना वो अच्छाई के लिए लड़ी हो, आपने सच के लिए लड़ी हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट तो ये थे, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे जानवरों को भगा दिया, आज़ाद कर दिया। मोती भाग सकता था लेकिन हीरा बंधा हुआ था, तो उसको देखकर वह भाग नहीं सका। यही तो होती है असली दोस्ती। जब आपका दोस्त कोई मुसीबत में हो ना, कोई तकलीफ में हो ना, तो आपका मन करता है कि मैं उसकी मदद कर दूं, किसी भी कंडीशन में आके जो भी करना पड़े, कैसे भी, बस मैं उसकी मदद कर दूं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका दोस्त जो है ना वही है जो आपको समझता है, आपके राज उसने छुपा के रखे हैं और बिना आपके कई बार बोले आपकी जो इच्छाएं हैं उनको वो अपनी पूरी कोशिश करके पूरा करने का प्रयास करता है, नहीं है ना। तो वही स्थिति यहाँ पे भी थी। अब फिर हीरा को बांधा देखा तो मोती बेचारा कैसे उसे छोड़ के जा सकता है, क्योंकि हीरा ही तो वो दोस्त है जो उसे गुस्से के टाइम में समझाया करता था कि भाई समझदारी से काम लो, है ना। ठीक है, तो कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर कि अब उसको तो पता लगेगा ही ना कि भाई सब पशु भाग गए, जानवर भाग गए, तो पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की, उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मरम्मत की मतलब उसको खूब मारा पीटा होगा। और एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। अब ये यहाँ पे कहानी थोड़ी और दुखी हो गई। कसाई कौन है, जो जानवरों को काट कर उनका व्यापार करता है ना। तो वही कहानी हो गई, कसाई के हाथ बेच दिया। एक दड़ियल आदमी जिसकी दाढ़ी है, इमेजिन कीजिए, जानबूझ के लेखक लिखता है कि आदमी है, कसाई है, कैसा है, दड़ियल है, यानी उसकी दाढ़ी है, ताकि आपकी इमेजिनेशन थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए और आपको चीज़ें जो है वो लंबे समय तक याद रहें। क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं ना तो जो चीज़ें आपको याद रहती हैं वो वही है जो आपने इमेजिन की थी, अगर आप सोचे तो। ठीक है, तो दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत जो है वो क्या है, समीप है। कौन समझ गए, हीरा और मोती दोनों। क्या होता है ना, लाइफ में एक टाइम पे आपको एहसास हो जाता है कि अब एग्जैक्टली क्या होगा, है ना, क्योंकि अनुभव है, एक्सपीरियंस है आपके पास पिछला। तो वही स्थिति उन दोनों के साथ आई। उनका घर नज़दीक आ गया था, है ना, और दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे। अब कसाई ले जा रहा है, वो जो दड़ियल आदमी है, उनको जहाँ भी ले जा रहा हो मारने के लिए, और रास्ते में हीरा मोती ने क्या देखा कि उनके मालिक का घर आ गया, झूरी कांची का। अब दोनों एकदम से खुश हो जाएंगे, प्रसन्नता से उछलने लगेंगे ना, होगा कि नहीं ऐसा, क्योंकि वो तो रास्ता भूल गए थे, लेकिन एकदम से घर देख के वो एकदम उछलने लगे खुशी से। और फिर क्या हुआ, दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे, दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब सीन क्या है, कसाई होगा एक तरफ जो उन दोनों को ले जा रहा है, और एक तरफ ये दोनों अपने उसी घर में उसी मालिक के पास आके सामने खड़े हो गए जो इनसे बहुत प्रेम करता था, है ना। अब देखो, अब झूरी ने भी देखा, वो भी परेशान होगा ना। उसको उसके पत्नी के भाई ने बताया होगा, उसके साले ने, कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई, बैल तो भाग गए। उसको बड़ा दुख हुआ होगा, दुखी तो वो होगा। फिर झूरी ने जैसे ही देखा तो वो भी खुशी से फूल उठा सामने देखकर हीरा मोती को, है ना। और अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। वो कसाई ने आके, झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। फिर क्या होगा, फिर अब मालिक के सामने तो फिर मोती को भी गुस्सा आ ही जाएगा ना भाई, क्योंकि अब तो मालिक सामने, देखते हैं कौन क्या कर लेगा। फिर क्या हुआ, तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े, जो उनका प्यारा भोजन था, जो मालिक ने बड़े प्यार से उन्हें हमेशा की तरह परोसा था। और घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। ठीक है, यानी अब मालकिन के मन में भी कोई तकलीफ नहीं रही। क्या होता है ना, लगाव तो बन ही जाता है ना। घर में लंबे समय तक अगर कोई पेट रहे, है ना, तो क्या होगा, लगाव बन जाएगा ना उससे, घर की सदस्य की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। नाराज़गी अपनी जगह है, जिनसे हम प्यार करते हैं नाराज़गी भी तो उन्हें दिखाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हुआ। तो यहाँ पे मुझे लगता है हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो गई, और अब यहाँ पे लिखा हुआ है कठिन शब्दों के अर्थ।
अब देखिए, आपको बता दूं कि शब्द कोई कठिन नहीं होते। फिर यहाँ कठिन क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस शब्द से हम परिचित नहीं हैं, इन शब्दों को हम जानते नहीं। जैसे ये शब्द हमारे लिए परिचित हो जाएंगे वैसे ही हमारे लिए आसान हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया निरापद, दो गधे जो हैं वो निरापद होता है, गधा बड़ा निरापद पशु है, यानी सुरक्षित है, पाला जा सकता है, खतरा नहीं है ना। शेर को पालेंगे, सांप को पालेंगे तो थोड़ा खतरा तो है, गधे के साथ तो नहीं है। फिर लिखा है पछाई, यानी पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है। जैसे डॉग्स की ब्रीड होती है ना, गोल्डन रिट्रीवर है ना, तो वैसे ही पछाई जो है वो पालतू पशुओं की एक नस्ल है। एक और शब्द इस कहानी में आया है, जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो, और पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है ना। देखिए, वीडियो देखें आप या टीचर को क्लास में आप सुने, वो आपको चीज़ें समझा देते हैं जैसे मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब तक कि आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना, आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं होगी, आपका शब्दकोश मजबूत नहीं होगा। इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताब पढ़ते समय सेम टाइम पे आप इमेजिन भी कर रहे होते हैं, शब्द का असली अर्थ समझ रहे होते हैं, और जब आपके पास में बहुत सारे शब्द हो जाते हैं ना, तब फिर आप अपनी बात बड़ी आसानी से किसी के सामने रख देते हैं, और फिर आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, और सामने वाले को आपकी बात झट से समझ में आ जाती है। ठीक है, इसका अपने जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, आप देखेंगे। तो इसलिए किताबें ज़रूर पढ़ें। फिर है गोई के बाद, जिसका गोई का मतलब होता है जोड़ी, हीरा मोती की गोई यानी उनकी जोड़ी। ठीक है, कुलेले, कुलेले का मतलब होता है क्रीड़ा, खेल कूद करना, है ना। विषाद, विषाद का मतलब होता है उदासी भरा माहौल, है ना, विषाद। हर्ष विषाद विलोम शब्द, है ना, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख, उदासी। फिर है पराकाष्ठा, है ना, कहते हैं ना कि तुमने तो पराकाष्ठा पार कर दी, यानी पराकाष्ठा को छू लिया, यानी अंतिम सीमा, जो लास्ट एकदम बॉर्डर। फिर उसके बाद है पगहिया, पगहिया मतलब पशुओं को बांधते हैं, आप देखते हैं रस्सी से बांधते हैं, उसको पगहिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैं कहता हूँ पगहिया, तो इमेजिन कीजिए रस्सी कि दोनों बंधे हुए हैं, बैल, हीरा और मोती, उसको पगहिया कहते हैं उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है कठिन शब्दों के अर्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है गराव, है ना, ये चंद्र बिंदी लगी हुई है। अब आप इसको गराव नहीं पढ़ेंगे, गराव, है ना, जैसे चाँद नहीं पढ़ते आप, चांद पढ़ते हैं वैसे। तो लिखा है फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई। एक रस्सी होती है ना जो बैल के गले में पहनाई जाती है, और एक रस्सी उस रस्सी से कनेक्टेड होती है, तो उस रस्सी को कहते हैं फुंदेदार रस्सी, जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, गाय को, है ना, भैंस को, उसको हम गराव कहते हैं। फिर है टिटकार, है ना, कि उनके मुंह से टिटकार निकली। तो टिटकार का मतलब क्या है? मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसहलत, अब ये मसहलत का मतलब क्या होता है? हितकर, है ना, मसहलत बेहतर ये है, यानी हितकर ये है मसहलत। रगेदना, रगेदना का मतलब वही खदेड़ना, रगेद दिया, खदेड़ दिया, वैसा। साबिका, साबिका, उससे मेरा कोई साबिका नहीं, यानी कोई वास्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं, सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, कांजी हाउस, मैंने आपको बताया था, मवेशी खाना जहाँ अन्य पशुओं को भी रखा गया था, है ना, याद है आपको। फिर है रेवड़, रेवड़ मतलब होता है, अब जैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पशुओं का झुंड, उसको आप कहते हैं रेवड़। थान, थान क्या होता है? थान यानी पशुओं की बांधे जाने की जगह, जहाँ पशुओं को बांधा जाता है उसे कहते हैं थान। ठीक है, फिर है उछाह, उछाह का मतलब होता है उछाह, उत्साह, आनंद। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे इस अध्याय का एक पोर्शन जो है, एक हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो गया। और वो एक हिस्सा कौन सा है? हमने इस कहानी का बड़ी सरलता और खूबसूरती और बड़ी सुंदरता के साथ में अर्थ समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको ऐसी स्टोरी और भी तो चाहिए। आप भी तो चाहते हैं कि इस तरह से आप अपने हिंदी की पाठ्यपुस्तक के सारी कविताओं के अर्थ समझें, सारी स्टोरीज़ को समझें बड़ी आसानी से। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि जल्दी अपलोड हो जाएगा, उसमें हम देखेंगे इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर को, अभ्यास वाले हिस्से को। और यकीन मानिए, इससे ज़्यादा मज़ा उसमें आने वाला है, क्योंकि असली मज़ा तो तभी है जब हमारी परीक्षा ली जाए, यानी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएं। नहीं तो बस अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो कहते हैं ना कि हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स सबसे पहले मिल जाए। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, और पढ़कर आपको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ना आपको भी मज़ेदार लगता है। नहीं लगता तो लगना चाहिए। ठीक है, खूब सारी मस्ती कीजिए और खूब सारी पढ़ाई भी कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।